हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 10th ऑफ सितंबर 2020। द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस में आज अपन देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है जिसकी मैं समरी दूंगा आपको, दैट इज़ अबाउट द फैसिलिटेटर। ठीक है, वो मैं अभी बता देता हूँ कि अभी क्या है, इंडिया ने ओवरटेक कर दिया है ब्राज़ील को इन द नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस ड्यू टू पेंडेमिक ऑफ कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 की वजह से जो पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ उसकी वजह से जो इंडिया है वो अब दूसरे नंबर पे आ गया है यूएसए के बाद में, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस की अगर बात की जाए तो। इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ये मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। अगर इसमें नंबर्स की बात की जाए, लगभग 45% केसेस लगातार बने हुए हैं इन तीनों स्टेट्स में ही। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इशू निकल के आ रहा है ना, वो ये निकल के आ रहा है कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पर ग्रास रूट हेल्थ वर्कर्स जो है ना, जैसे आशा वर्कर हो गए या फिर जो भी और जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले जो होते हैं, उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से कि क्या एक्टिविटीज़ की जाए जिससे कि ये केसेस की जो स्प्रेड है उनको रोका जाए। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं फेलियर आ रहा है। तो एक तो इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जब 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले दिल्ली में जब आउटब्रेक हुआ था, तो मतलब आउटब्रेक का मतलब जब केसेस राइज होना, एक स्पाइक का आना शुरू हो गया था, स्पाइक होना शुरू हो गया था केसेस के नंबर्स में, 2-2 हज़ार, 2,500, 3-3 हज़ार डेली आना शुरू हो गए थे। तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फैसिलिटेटर का काम किया था और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में मिलके काम किया था कि किस तरीके से जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं वो अवेल कराया जाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर किया जाए, डेटा मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाए। कहने का मतलब ओवरऑल जितना भी तरीके से कोविड-19 को कंटेन किया जा सकता है, उन सारे एफर्ट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली गवर्नमेंट को कोऑपरेट किया। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं अदर स्टेट्स में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो स्टेट्स के जो कंसर्न्स हैं उनको भी ज़रूर ध्यान में रख के आगे करें कि कहीं ये ना हो जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर रोल प्ले करने के लिए ग्राउंड मिलता है तो वहाँ पर स्टेट्स का जो डोमेन है उसको ब्रीच ना करे। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताई जा रही है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये वाला जो आर्टिकल है ये आज अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ये चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, किस तरीके से डेंग जियाओपिंग, माओ, इनका किस तरीके से सक्सेशन हुआ। आज सी जिनपिंग को एक प्रोफेसर हैं उन्होंने चैलेंज किया है। ठीक है, तो वो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसके बारे में अपना कुछ इम्पोर्टेंट, अपना कोई रेलेवेंस बनता नहीं है। और इस आर्टिकल की समरी दूंगा मैं आपको, क्योंकि इसमें जो अभी प्रीवियस 2-3 आर्टिकल्स अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से आज के टाइम पे जुडिशरी जो है वो अपने आप को डाइल्यूटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रही है। तो यहाँ पर रविशंकर प्रसाद, इन्होंने एक टैगलाइन शुरू में तो पिक की है, केशवानंद भारती जिनकी डेथ हुई है अभी, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है उनके नाम से, केशवानंद भारती केस, वो अपन देखेंगे पूरा डिटेल में और बताएंगे कि किस तरीके से 1970s में, 1980s में सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे जब रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, तो उसके टाइम पे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, डाइल्यूट किया गया था एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। आज के टाइम पे जो स्टैंड है वो थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इन बिटवीन इसी के साथ में अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब उस टाइम पे कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए थे, इमरजेंसी का हुआ था या फिर जो कुछ भी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें उठाएंगे जिसमें हमारी जो एंशंट एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला आर्टिकल है सुसाइड प्रिवेंशन डे, आज का दिन है जो सुसाइड प्रिवेंशन डे की तरह मतलब एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। तो उसमें अपन देखेंगे अभी सुशांत सिंह केस जो हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत, तो उसके बाद में जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हैं या फिर इसकी वजह है क्या है वो डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला आर्टिकल है स्टूडेंट्स वर्सेस राउडीज़। अभी रिसेंट डेवलपमेंट देखेंगे अपन कि किस तरीके से वाइस चांसलर्स हैं वो स्टूडेंट्स जो अपनी खुद की एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट को अगर शो करते हैं, जो कि रिसेंटमेंट है या फिर डिसेंट शो करते हैं रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में, तो उसको कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स को राउडी बोल दिया गया, कंसिडर किया जाता है इन यूनिवर्सिटी के जो भी रूलर्स हैं।
सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, राइट, इनके बारे में अपन देखेंगे, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। वी द माइग्रेंट्स, माइग्रेंट वर्कर्स का क्या इशू है साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात की जाए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो उसकी अपन जानने की कोशिश करें। साउथ एशिया बोलेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्रॉपर नहीं बोल सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स वर्सेस राउडीज़। अभी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ फॉर एग्जांपल JNU, जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनके क्या है, एक वेबिनार ऑर्गेनाइज हुई। उसमें ये बात की गई कि कैसे भी करके जो स्टूडेंट्स में आजकल जो एक डिविएंट बिहेवियर आ रहा है ना, जिसमें वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट शो कर रहे हैं, तो उसको कर्ब करने के लिए पुलिस और पुलिस के बेसिस पे, मतलब पीस कैंपस में स्टैब्लिश करने के लिए पुलिस एक्शन को भी एक तरीके से कॉल करने की बात करी जा रही है। तो ये अपने आप में एक कंसर्निंग इशू है, एक टेंशन वाली बात है। साथ में ये भी बात की जा रही है कि जो डिफरेंट माइंडसेट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड फाइल्स भी मेंटेन की जाएगी उन स्टूडेंट्स से रिलेटेड। तो ये तो एक तरीके से ये चीज़ होगी कि आप एक तरीके से एक सर्विलांस करोगे स्टूडेंट्स का, उनकी ऑटोनॉमी को ब्रीच करने की कोशिश करोगे। यही एक कंसर्न है इस पूरे आर्टिकल में। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो है, वो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर स्टूडेंट अपनी इंडिपेंडेंट थॉट को डेवलप करता है, वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। केवल ये कर सकता है ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल तो वहीं पे काम करेगा जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइन कर दे और ये बोल दे कि भाई आपको इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस को छोड़ना है और हम जो बताएं वो चीज़ आपको करनी है। तो वहाँ पर ये पॉसिबल है कि आप ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल अप्लाई कर सको। पर वर्ल्ड में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर ये चीज़ आप अप्लाई कर सको। यूनिवर्सिटीज़ होती है ऐसा स्पेस जहाँ पर ओपन अप एक वर्ल्ड ऑफ ओपन थॉट्स का होता है, जहाँ आइडियाज़ का कन्वर्जेंस होता है, चाहे वो कोलाइड ही क्यों ना कर रहे हो। कहने का मतलब दो आइडियोलॉजी के दो तरीके से सोचने वाले इंसान हो सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में, ग्रुप हो सकते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आइडियाज़ के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, पर फ्री थॉट और फ्री आइडियाज़ के लिए स्पेस होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। आज जिन स्टूडेंट्स का अपना खुद का एक पॉलिटिकल चॉइस है, तो उसको, उन स्टूडेंट्स को अगर आप राउडी बोल करके, उनकी एक फंडामेंटल ट्रस्ट है ना यंग पीपल का यूनिवर्सिटी कैंपस पे, उसको आप इरोड करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो लर्निंग सेफ प्लेसेस होती हैं जहाँ पर स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सके। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है यूनिवर्सिटी कैंपस में। अगर ये सोचा जाए कि पॉलिटिशियंस का ही जॉब है पॉलिटिक्स करना और किसी भी तरीके से कोई काम हो रहा है पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो वहाँ पे केवल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या इंटेलेक्चुअल्स को कोई रोल नहीं होता, वहाँ पे केवल पॉलिटिशियन ही कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शैलो आइडिया ही है। क्योंकि आज अपन देखें, आप अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ही थोड़ा सा पिक करो, जो भी रूल्स आए या जो भी डेवलपमेंट्स हुए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, वो कहाँ से शुरू हुए? स्टूडेंट्स ने भी तो लीड किया ही था, चाहे भगत सिंह हो या फिर दूसरी तरफ आप देखोगे जो एजुकेटेड जो लीडर्स हुए, उन्होंने जो गेन किया वो यूनिवर्सिटीज़ में ही तो डिफरेंट स्कॉलर्स के बारे में पढ़ के किया। जैसे राजा राम मोहन राय ने बहुत बार कहा कि भाई इंडिया में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, जो भी सोशल इविल्स हैं, इनको हमें हटाने की ज़रूरत है। तो वो इविल्स के बारे में पता कैसे पड़ा? जब उन्होंने वेस्टर्न जो सोसाइटी थी उनमें जो स्कॉलर्स थे उन्होंने जो आइडिया दिया उनके बारे में। तो कहने का मतलब ये है, एक फ्रीडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है आदमी को खुद की अपनी, एक यूथ जो होता है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है, तो वहाँ पर वो ये एस्पायर भी करता है कि ऐसा स्पेस मिले जहाँ पर वो अपने खुद के आइडियाज़ को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो ना तो पुलिस और ना पुलिसिंग यूनिवर्सिटी कैंपसेस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। हाँ, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं कि क्या बाउंड्री है, क्या लिमिट्स हैं उस यूनिवर्सिटी कैंपस की। आप प्रीवियस अगर बहुत सारे प्रोटेस्ट को अगर अपन कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल रोहित वेमुला की डेथ हुई थी, उसने सुसाइड किया था हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ऐसे ही JNU स्टूडेंट्स को के अगेंस्ट में जो केसेस चले थे सेडिशन के 2016 में, ऐसे ही जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया में या JNU में, तो उनके अगेंस्ट में जिस तरीके से आपने पुलिसिंग का यूज़ किया, वो अपने आप में कहीं ना कहीं डिसेंट को दबाने का तरीका है। गवर्नमेंट ने अपने आप में एक तरीके से जो परसेप्शन अभी क्रिएट कर रखा है, दैट इज़ नेशनलिज्म वर्सेस इंटेलेक्चुअल्स।
तो ये कहीं ना कहीं एक नैरो व्यू स्पेस मतलब स्पेस को लेकर के एक नैरो व्यू कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा ब्रॉडली नहीं सोच रहे हो। देखो होता क्या है, वही चीज़ थीसिस आपने गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी दी तो इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ डेफिनेटली आएगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको डिसेंट एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो थीसिस आ गई तो एंटी थीसिस भी आएगी, और फिर बाद में आप इन दोनों की क्वालिटीज को पिक करो और फिर बाद में सिंथेसिस लेके आओ। तो ये तो डेमोक्रेसी की रूट है। तो इस तरीके से आप जो सेफ स्पेसेस फॉर आइडियाज़ हैं उनको सेफगार्ड करने की ज़रूरत है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी ऑटोनॉमी हमें अपलिफ्ट करनी चाहिए और ज़्यादा इंक्रीज करनी चाहिए, बजाय कि इंटेलेक्चुअल पावर्स को अपन रोके, ठीक है। क्योंकि जब इंटेलेक्चुअल पावर एक इंसान में बन जाती है तो वो खुद से खुद की बैक बन जाता है और अपनी खुद की फ्रीडम को डिफेंड करने के लिए आगे आ जाता है। आज आप अगर राइट्स के बारे में वेल अवेयर हो, एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आपने खुद से अपनी सोच डेवलप किया पढ़ पढ़ के, तो वो चीज़ आप रोको मत, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप में अगर यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में या फिर जो भी रूल आ रही है, यूनिवर्सिटी अगेंस्ट नहीं, जो भी पावर में है उनके अगेंस्ट में अगर सच बोलते हैं तो उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने खुद के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की, ठीक है। तो ये आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये आर्टिकल लिखा गया है विक्रम पटेल के द्वारा। कंटेक्स्ट देख लेते हैं। आज का दिन जो है वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया जाता है सुसाइड प्रिवेंशन डे। अब सवाल ये आता है कि सोसाइटी सुसाइड जब होता है कोई भी, जैसे सुशांत सिंह केस हुआ, सुशांत सिंह राजपूत केस, तो उसमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बजाय इसके कि जो फैमिली इस परेशानियों का सामना कर रही है, जिनके खुद के अपने लविंग वंस हैं, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनके लिए कंपैशन और एम्पैथी दिखाने की बजाय वास्ट सेक्शन ऑफ द कंट्री क्या करने में कर रहा है कि किस तरीके से अटैक किया गया, किस तरीके से कलीग जो हैं वो फ्रेंड्स जो हैं वो अपने दोस्तों का फ़ायदा उठाते हैं, और रही सही में फिर उस इंडिविजुअल के कैरेक्टर पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। और मीडिया ने तो फिर हदें ही पार करती, जो अपने टीआरपी को गेन करने के लिए बार बार इन केसेस को हाईलाइट करती रहती हैं, बजाय इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अलावा जो सेल्फ अपॉइंटेड पंडित्स हैं वो लगातार इस डिमोलिशन ऑफ लाइफ के लिए अपनी खुद की एक ओपिनियन लगातार दिए जा रहे हैं, बजाय कि जो परेशानियां उनकी जो फैमिली फेस कर रही हैं उनको सपोर्ट देना। तो ये बात ज़रूर है कि आने वाले टाइम पे जो फ्यूचर जनरेशन होगी ना, वो ज़रूर इस चीज़ को देखेगी कि जो विच हंट होता है ना, मतलब जो चुड़ैल को एक बोल दिया था ना कि हाँ किसी औरत को मार देना, ठीक है। तो विच हंट भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हुआ करती थी। ये बात इंडिया से रिलेवेंट ही नहीं है, होने को तो वर्ल्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड होती रही है। 17th सेंचुरी मैसाचुसेट्स में भी हुई थी ये चीज़, तो ऐसी बात नहीं है इंडिया के लिए कन्फाइंड है। बट आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो इस बात को ज़रूर लुकआउट करेंगी कि ऐसा क्या है भाई, इतना बुरा हाल क्यों है। तो इस तरीके से एक चीज़ ज़रूर है कि हाँ, ये जो सुसाइड्स हैं ये केवल सोशल इश्यूज़ ही नहीं है, इसकी वजह और भी हैं, जैसे कि अभी वर्स एपिडेमिक इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ से ब्रॉडनिंग कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं कि जब घरों पे अपन रह रहे हैं तो घर के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो नेबर्स से भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक समझदार आदमी के दिमाग को डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। पर ये कोई 2-4 महीने या कोविड-19 की वजह से ही सुसाइडल अटेम्प्ट हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई ब्लिप नहीं है, मतलब शॉर्ट टर्म ही नहीं है। ये तो हम प्रीवियस अपनी फुल डेवलपमेंट को देखेंगे ना, रिसेंट हिस्ट्री को, तो सुसाइड एक कॉमन एटीट्यूड निकल के आ रहा है इंडियन यूथ के बीच में। ये जो एक मैलिग्नेंट ग्रोथ है ना, मैलिग्नेंट ग्रोथ का मतलब क्या था, एक तो एक बेनाइन होती है, एक मैलिग्नेंट का मतलब आप ख़त्म कर दोगे तो भी वो कहीं ना कहीं रिअकर होती रहेंगी। तो ये जो इशू है ये कहीं ना कहीं लगातार बनता रहता है और ये एंडलेस है अगर आप काउंटिंग करना शुरू करोगे। जैसे ट्रक्स का माइग्रेंट्स के ऊपर से निकल जाना, जब अभी कोविड-19 के टाइम पे अभी जो लॉकडाउन हुआ,
उससे पहले की अगर हालत देखें तो कोई अगर रोड साइड से निकल रहा है तो पास में से एक ट्रक आता है और वो उसके ऊपर से निकल जाता है, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी और इसकी वजह बोले मैनेजमेंट भूल गया। तीसरा, जिंदा इंसान को जला दिया जाता है रिलीजन के नाम पे, वुमेन को मारपीट की जाती है ये कह के कि भाई ये तो चुड़ैल है। अंडर ट्रायल जो समरी में चल रहे हैं लोग, उनको पुलिस फेक एनकाउंटर के अंडर में मार देती है। ऐसे ही जिन लोगों को घरों पर इसलिए रखा जाता है कि भाई आप हमारे बच्चों का ध्यान रखना, वर्किंग जो हाउस मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो, तो उन्हीं बच्चों जिनकी केयर करने के लिए उनको रखा गया था, उन्हीं बच्चों के साथ में वो केयर टेकर जो होते हैं वो रेप कर रहे हैं। ऐसे ही इसी तरीके से ये यंग कपल जिन्होंने लव मैरिज की है उनको फैमिलीज के द्वारा मर्डर कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, सुसाइड हर तरीके को, ये नहीं कि कोई खुद की लाइफ खुद से ले, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, सोशल इविल्स हैं, सोशल कंडक्ट हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट हैं, तो इन पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सवाल ये उठता है, क्या हमारा देश मॉरल जो एक कंपैशन होता है, एक मॉरलिटी है, वो खो चुका है? तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका सवाल का जवाब आने वाली जनरेशन भी बहुत हद तक ढूंढने की कोशिश करेंगी। सुसाइड जो हुआ अभी सेलिब्रेटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का, तो उस सुसाइड केस ने कहीं ना कहीं हर महीने हजारों 10,000 से भी ज़्यादा जो मौतें होती हैं इंडियंस की, उनको हाईलाइट किया है अपने आप में। और ये जो डेथ होती हैं, ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट किए जाते हैं, ये कोई एक फैक्टर नहीं होता, ये बहुत सारे फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, कल्मिनेशन होता है। जैसे एक स्टिफलिंग प्रेजुडाइस, कि किसी के लिए एक सोच रख लेना परमानेंटली, पहले से दिमाग लगा लेना उसके लिए कि भाई वो तो ऐसा ही है, तो उससे क्या होता है, अगले की फ्रीडम को आप क्रश करते हो, रोकते हो। दूसरा, वायलेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरा, मार्जिनलाइजेशन, कुछ ग्रुप्स या कुछ स्टूडेंट्स या फिर कुछ यूथ ऐसे हैं जिनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है कास्ट के नाम पे, इकोनॉमी के नाम पे, किसी क्लास के नाम पे, कैसे भी करके, वो भी अपने आप में एक फैक्टर बनता है। ऐसे ही जो पुअर्टी है वो तो बहुत ही बड़ा कारण है। इसके अलावा स्टेट में जो कंपैशनेट एटीट्यूड होना चाहिए, जो दया भाव होना चाहिए, उसकी एब्सेंस, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ये एथिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें से बहुत चीज़ें निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर मिलके और अल्टीमेटली दिमाग को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से दिमाग में डेस्पेयर, होपलेसनेस की एटीट्यूड आनी शुरू हो जाती है, इंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो फाइनल स्टेप क्या होता है, बर्डन मेंटल इलनेस हो जाती है, मतलब दिमाग पे प्रेशर आता है, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, अल्कोहल और ड्रग्स का कंजम्पशन शुरू हो जाता है। और अभी जो सुशांत सिंह राजपूत केस में जो एनसीबी ने डिक्लेरेशन जो दिया है ना, वो बताया गया है कि वो ड्रग एडिक्ट था। तो ये सजेस्ट करता है कि वो एक ऑलरेडी फॉलन मैन था, मतलब वो गिर चुका था, वो अपनी लाइफ में टूट चुका था। तो इस तरीके से आप ऑल ओवर इंडिया और भी केसेस देखोगे तो ये जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं इनके फ्रिक्वेंटली यूसेज शुरू हो चुके हैं, यूथ कंज्यूम कर रहा है। किस लिए? कि उनका जो दिमाग ट्रबल्स को फेस कर रहा है उसको काम करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हेट और रिसेंटमेंट, ये दोनों हमेशा रिजल्ट करते हैं किस फॉर्म में? डिस्पेयर और होपलेसनेस। अगर आपसे कोई हेट करता है ना, घर में ही फॉर एग्जांपल कईयों के साथ हो जाती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक डिसकनेक्शन आना शुरू हो जाता है, हम होना शुरू हो जाते हैं और एक होपलेसनेस आ जाती है, एक बिहेवियर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं कि विश्वास ही नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से रिसेंटमेंट, कि किसी भी चीज़ को लेकर के आप अपनी खुद की नाराज़गी अगर शो करते हो तो उसकी वजह से भी परेशानी आती है। तो इसी चीज़ को कहीं ना कहीं कंट्री आज टैकल करने में फेल हो रहा है। कुछ सेक्शन जो हैं जो कि एक तरीके से केवल ट्रोलिंग का काम ही कर रहे हैं और ये कम्युनिटी बन के आ रही है, चाहे पॉलिटिकल एरिना में देखो, चाहे कोई सा भी एरिना में उठा के देखो आप।
तो हर जगह पे ये ट्रोलिंग कम्युनिटी है वो भी अपने नाइव्स को शार्प करती हुई दिखाई देती है कि जब मौका मिले तब लग जाओ, काट दो अगले की गर्दन। तो इस तरीके से आज अगर इंडिया में डेटा देखा जाए, जो एनसीआरबी का रिसेंट डेटा आया था, उसमें ये था कि वर्ल्ड की 1/3 फीमेल सुसाइड केसेस जो हैं वो इंडिया में है, 1/4 मेल सुसाइड केसेस हैं वो इंडिया में है। तो इंडिया के अंदर सुसाइड केसेस की अगर बात की जाए तो उसके लीडिंग कॉज अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सोशल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आज इंडिया की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बॉटम में आई है, जहाँ पे अफगानिस्तान, सूडान, साउथ सूडान, यमन, जहाँ पे डिस्टर्बेंस कंटिन्यू बनी रहती, उनमें अपन कंसिडर हो रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसको हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं, वो भी हमारे से 78 रैंक हायर कंडीशन में है। नेपाल को देख लो, नेपाल जो है हमारे से 50% ज़्यादा फॉरवर्ड है हैप्पीनेस इंडेक्स में, जबकि वो तो हमारे से गरीब देश है। तो यहाँ पर ज़्यादा चिंता वाली बात ये आती है कि इस इंडेक्स में जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को देखा जाता है, परसेप्शन ऑफ सोशल सपोर्ट की बात की जाती है जो बेसिक इंडिकेटर है, लेवल ऑफ जेनरोसिटी एंड करप्शन की बात की जाती है। तो इन सारे इश्यूज में, सारे इंडिकेटर्स में इंडिया कहीं ना कहीं बहुत डाउन परफॉर्म कर रहा है, स्पेसिफिकली पिछले 5 सालों में, ये राइटर का ओपिनियन है। फैक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ये शो कर रहे हैं कि हमारा देश धीरे धीरे मिजरेबल सिचुएशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि ये जो डार्कनेस है इसको ख़त्म करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपैशनेट सोसाइटी, दया भाव। ये कोई फॉरेन आइडिया नहीं है, ये हमारी ट्रेडिशन है, हमारी खुद का कल्चर है, हमारा खुद का परंपरा है कि हम दया भाव रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी आइडियोलॉजी का हो। आज पॉलिटिकल क्लास जो है वो सिविल सोसाइटी में एक नरेशन क्रिएट करते हैं, एक एटीट्यूड क्रिएट करते हैं। तो ज़रूरत है कि सारी जो डिवाइडेड सिविल सोसाइटी है या फिर जो पॉलिटिकल क्लास है उनको साथ में आना चाहिए और साथ में काम करना चाहिए इस सोशल कॉम्पैक्ट को फाइनलाइज करने के लिए कि कैसे भी करके जो स्ट्रेस बन रहा है सोशल इश्यूज़ की वजह से, इसको कम किया जा सके। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को अलग रखो और अब देश को बनाने की बात करनी चाहिए, देश को बनाने के लिए काम करना चाहिए। जो एफर्ट्स और रिसोर्सेज एक दूसरे से लड़ाई में निकल रहे हैं, उन एफर्ट्स और रिसोर्सेज को अगर इन इश्यूज को अगर टैकल करने के लिए अप्लाई कर देंगे, जहां पर हम एक कंपैशनेट सोसाइटी बना पाएंगे, तो कितना अच्छा होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो की इंग्रेडिएंट अगर देखें तो वो है कंपैशन। उन लोगों के लिए ही नहीं जो आपके लिए नियर डियर्स हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं ना, उनके लिए भी आप प्यार अपने दिमाग में रखो, आउटसाइडर्स के लिए भी। तो केवल एक चीज़ है जिससे हम हमारी अनफिनिश्ड टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, हम हमारे देश को बना सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं, जिस पे जो कि बेस्ड होगा कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज़ पे, डेस्टिनी पे। तो यहाँ पर लास्ट में रविंद्रनाथ टैगोर के मैजिकल वर्ड्स को लेकर के बोलते हैं यहाँ पर राइटर, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंसी शो करते हैं आज के टाइम पे, कि जो वर्ल्ड जिसमें कोई ब्रेकअप्स नहीं हो, फ्रेगमेंट्स नहीं हो, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की बेसिस पे, कि हमारे तो यहाँ पर ये आइडियोलॉजी है, हम किसी और आइडियोलॉजी को पनपने नहीं देंगे। वो शब्द जहाँ जिनकी बेस जो है वो है सच्चाई से निकले हुए शब्द हो, जहाँ पर कोई भी कारण हो तो वो कारण अपना खुद का एक जो स्ट्रीम है, अपनी जो एक डायरेक्शन है, वो डेड हैबिट्स की वजह से खत्म ना हो जाए। इस तरीके के हेवन में जहाँ पर फ्रीडम को अपहेल्ड किया जाए, मेरे देश की आंखें खुलनी चाहिए। ये बात कही थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऐसा विश्व, ऐसा देश या ऐसा संसार जहाँ पर दो सोसाइटीज़ के बीच में गैप ना हो, सच्चाई पर सारा काम हो, मतलब सारी सोच हो, बोली गई बात भी सच ही हो, जहाँ पर रीज़न जो है, कारण जो है किसी भी चीज़ का होने का, वो अपना खुद का बेस ना खोए, इस तरीके का होना चाहिए अपना देश। ये एस्पिरेशन की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये आप
कोट कर सकते हो इसको कहीं पर भी, यूजफुल लाइन्स हैं, लिख लेना आप ये, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, द शैडो प्ले इन कोर्ट। ये आर्टिकल लिखा गया है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद। केशवानंद भारती, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है संडे को, वो हेड थे एडनीर मठ जो कि कासरगोड केरला में था, केरला में है वहाँ पर, और इन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी अपनी खुद की, जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी जो मठ की जो 300 एकड़ ज़मीन थी उसको केरला गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स के अंडर में ग्रैब कर लिया था, तो उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। वो बात अलग है कि इनको हार का सामना करना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो इस पूरे केस में, केशवानंद भारती केस में, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो निकल के आता है, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि ये था कि अगर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट लेकर के आती है कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर ना करे, ये इंश्योर करने के लिए। तो ये जो जजमेंट है इसकी हमेशा से इंपॉर्टेंट पोजीशन रही है लीगल सिस्टम में, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी ऑफ इंडिया अलोंग विद गवर्नेंस, ठीक है। तो ये जो जजमेंट था ये अपने आप में आगे जैसे ही कुछ टाइम बीतता है तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा था जुडिशरी को इस एक जजमेंट के बेसिस पे। कैसे? जहां पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो थी कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखाई दी। इस जजमेंट को जब दिया गया तो जो बेंच थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसके हेड थे एस.एम. सिकरी, चीफ जस्टिस एस.एम. सिकरी, जो नेक्स्ट डे ही, जजमेंट के नेक्स्ट डे ही रिटायर हो जाते हैं, और उनके बाद में कोई ऐसा सक्सेसर नहीं होता है कि जो ज्वाइन कर सके सीजेआई की तरह। तब उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, जो जस्टिस और चीफ जस्टिस तो रिटायर हो गए, और जो जस्टिस थे उस बेंच के, जिस बेंच ने ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो एक पॉइंट निकाला अपना खुद का, तो उसमें जस्टिस जे.एम. शेलात, के.एस. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर, ये 3 जजेस और थे, ये सीनियर जजेस थे। इनमें से किसी एक को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस डिक्लेयर करना था, पर हुआ क्या, इनको सुपरसीड कर दिया गया। और क्योंकि इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को सपोर्ट किया, तो इनको तो हटाया, इनको तो मतलब इग्नोर किया गया, और एक जूनियर जस्टिस थे जिनका नाम था ए.एन. रे, उन्होंने इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अपोज किया और उनको सीजेआई बना दिया। तो जो एक कन्वेंशन चलती आ रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसी को बनाया जाएगा जो एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा है, जिसकी एज सबसे ज्यादा है। फिर भी उसके बावजूद इन सारे इश्यूज में अपन देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्बिट्रेरीनेस का एक शो होता है कि जो एलिजिबल थे उनको केवल और केवल एक बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन का सपोर्ट करने की वजह से उनको सुपरसीड कर दिया जाता है, और जो इस बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को हटाता है, कहने का मतलब पार्लियामेंट को एक सोवरन या फिर सैक्रोसैंक्ट बनाने की कोशिश की गई थी, उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था ए.एन. रे जो जस्टिस थे, उनको सीजेआई बना दिया गया। इसके बाद में भी गवर्नमेंट यही नहीं रुकी, एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया गया बेसिक स्ट्रक्चर के जजमेंट को हटाने के लिए, पर वो अनसक्सेसफुल रहा। और बातें ये होने लग गई, भाई कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। जबकि अपन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, तो 3 पिलर्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तो अगर जुडिशरी कमिटेड हो जाएगी एग्जीक्यूटिव्स के लिए, तो कैसा बैलेंस, ये चेक एंड बैलेंस कैसे कर पाएगी, जैसे कि अपन ऑलरेडी आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इस तरीके से इरोजन हो रहा था जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में। उसी टाइम पे स्टूडेंट्स का मूवमेंट चल रहा था जिसके लीडर थे लोकनायक जेपी, जयप्रकाश नारायण, अगेंस्ट द करप्शन एंड मिसरूल। कि किस तरीके से उस टाइम पे जो एक एस्पिरेशन थी, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर भी थे जेपी नारायण जी, तो इन्होंने जो एस्पिरेशन रखी थी, जो इंडिया का एक विजन था, जो अंग्रेजों ने जिस तरीके की एट्रोसिटीज की थी उनको ही खत्म करना था। और वही चीजें अगर होती हुई दिखाई देगी तो डेफिनेटली एजिटेशन तो होगा, मूवमेंट तो आएगा। कुछ टाइम बाद में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को भी स्टक डाउन कर दिया कि बोले इन्होंने सही तरीके से अपनी खुद की कंडक्ट प्रॉपर नहीं किए, तो इसको रूल आउट कर दिया। तो कुछ जैसे ही ये आया तो एक इवेंट होता है जो कि इंडिया में एक ब्लैक स्पॉट जाना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी में, दैट इज
इमरजेंसी इंपोज कर दी गई 1975 में। और इस इमरजेंसी के ड्यूरिंग ही एक अमेंडमेंट लेके आता है रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब जिस डेट पे लेके आया उसकी इफेक्टिवनेस उस लॉ की प्रीवियस डेट से कर दी। और उसमें ये कर दिया कि जो इंदिरा गांधी का इलेक्शन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टक डाउन किया था, उसको ओवर रूल करने के लिए कानून को ही अमेंड कर दिया गया, लॉ को ही अमेंड कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि अपन ने देखा, सुप्रीम कोर्ट में कौन थे जो फेवर कर रहे थे गवर्नमेंट को, जज, ठीक है, वो ही थे। तो उन्होंने इस अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया कि हाँ ये ठीक है। इसी इमरजेंसी के टाइम पे एक और डेवलपमेंट होता है जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, एडीएम जबलपुर केस। इस केस में एक वॉइस ऑफ डिसेंट आती है सुप्रीम कोर्ट में के जो बेंच बैठती है उसके, उनमें से जस्टिस थे एक एचआर खन्ना। उन्होंने बोला कि ये चीज गलत है, आप किसी भी इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसको कर्टेल नहीं कर सकते हो आर्बिट्रेरीली, मनमानी नहीं कर सकते हो किसी की भी। जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 उसको नहीं आप खत्म कर सकते हो। ये था केस एडीएम जबलपुर केस। इस केस में आपने, मतलब इमरजेंसी चल रही थी और इसी केस के अंडर में फिर बाद में जो जस्टिस एमएच बेग थे वो फिर एचआर खन्ना की जगह पे सीजेआई बनते हैं। तो ये भी एक अपने आप में दूसरा जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस थी उसको इरोड होते हुए, क्योंकि एमएच बेग ने जो है इस केस में गवर्नमेंट को फेवर किया था कि हाँ अगर कोई भी इमरजेंसी लगी हुई है तो आर्टिकल 21 भी सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अमेंडमेंट्स आए 1977 में, ये बता दिया गया कि आर्टिकल 20 और 21 ये इमरजेंसी होगी तो भी आप इनको नहीं एलिनिएट नहीं कर सकते हो, एलिविएट नहीं कर सकते हो, किसी की भी राइट ये बने रहेंगे आर्टिकल 20-21, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं कि किस तरीके से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इरोड हुई थी। ऐसे ही 1980 में जब इंदिरा गांधी फिर से पावर में आई थी तब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर लिखा था कि भाई आप बहुत बढ़िया हो, स्ट्रांग लीडरशिप है, इस तरीके से। तो ये भी तो कहीं ना कहीं जुडिशरी और जो जो एग्जीक्यूटिव्स है उनके बीच में जो गैप होना चाहिए उसको खत्म करता है। आप किस तरीके से चेक एंड बैलेंस इंश्योर कर सकते हो फिर जो एग्जीक्यूटिव कोई भी गलत कदम उठाए तो। सिमिलर केस हुआ था इसी तरीके का, सिमिलर तो नहीं, इसी तरीके का डेवलपमेंट अपन देख सकते हैं राजीव गांधी के टाइम पे, जब शाहबानो केस आया था जिसमें मुस्लिम वुमेन से रिलेटेड जो एम्पावरमेंट की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी उसको नलीफाई कर दिया गया, जो कि फिर अल्टीमेटली जाके ट्रिपल तलाक का जो अभी लॉ बना है जेंडर जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, वो अब जाकर के बना है लगभग 30 साल के गैप के बाद में। तो ये भी एक अपने आप में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इरोड होती हुई दिखी गई। तो पॉइंट ये निकल के आता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी ऑफ इंडिया। करंट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, जैसे कि एनजेएससी लेके आए थे कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए, प्रेसिडेंट रूल लगा था उत्तराखंड, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया है। सिमिलरली आर्टिकल 370 को एब्रोगेट जब किया गया या फिर उसको इनइफेक्टिव बनाया गया तो उसके अगेंस्ट में पिटिशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी अभी इसके अगेंस्ट में भी पिटिशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर ये डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर है ना, तो ये डिफेंड करेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी क्या चल रहा है अपने को तो दोनों चीज़ें देखनी है, अपने को फेवर नहीं लेना है किसी का भी। जो बात अपने लिए आर्ग्यूमेंट वाले आए, क्वेश्चन में लिखने लायक हो, वो अपने को लिखनी है। इसी वजह से मैंने ये जो पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स थे वो सारे एलिमिनेट कर दिए हैं। आप आर्टिकल को एक बार देखोगे तो वहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और मतलब ये जो जिन चीज़ों को अपने को साइड में करना है, क्योंकि अपने को इम्पार्शियल रहना है, ठीक है। एथिक्स में आप जब वैल्यूज़ पढ़ोगे तो वहाँ पे ये आता है कि हमें कहीं पर भी कोई भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट रखना ही नहीं है। तो इस तरीके से करंट गवर्नमेंट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को क्वेश्चन नहीं करती। वो बात है जैसे कि प्रीवियस अपन ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव्स के कदमों को या स्टेप्स को क्वेश्चन ही नहीं कर रहा। लास्ट जो देखा गया था वो एनजेएससी के बाद में कोई नहीं आया, ठीक है। तो वो चीज़ें जो अपन देख चुके हैं ऑलरेडी, तो अपन ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाएं क्योंकि आपके पास में नोट्स बने हुए होंगे। फिर पॉइंट ये आता है कि
राइटर ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को तो सवाल तब करना शुरू कर दिया था जब ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलके और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट मोशन लाने की कोशिश की थी राज्यसभा में, जिसको फिर उस टाइम पे राज्यसभा स्पीकर चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं की थी उस मोशन को। तो इस तरीके से ये पूरा ओवरऑल आर्टिकल अपन ने देखा कि अभी करंट सिनेरियो क्या है। करंट के बारे में तो चलो अपना रिपीटेड आर्टिकल्स आते रहते हैं, बट प्रीवियसली भी क्या क्या हुआ था। फिर 1980s और 1990s में जब एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग नहीं थे ना, कोalition गवर्नमेंट्स आई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को फिर से असर्ट करना शुरू कर दिया था। फिर जब जजेस केस आए थे 1993 1998 में, और जो कोalition गवर्नमेंट थी वो लगातार चलती रही, 2013-14 तक आती रही। मनमोहन सिंह जी जो गवर्नमेंट थी, यूपीए सेकंड जो थी, तब तक जुडिशरी भी स्ट्रांग रही। आप एक चीज नोटिस करना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, जब जब एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग रहे हैं तब यूं लगता है कि वो कहीं ना कहीं वीकर है। पर होता क्या है, जब डेमोक्रेसी की एक नेगेटिव पॉइंट है, जब क्रिटिसाइज करना हो ना, कि जब एग्जीक्यूटिव्स के पास में हाथ में पावर ज्यादा होती है ना, तो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो चेक एंड बैलेंस का काम करती है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, उनकी पावर कहीं ना कहीं अंडरमाइन होती हुई दिखाई देती है। ये एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूं आपको 1980s 1990s और 2010s में, मतलब 2000s में अप टू 2012-13। ओके, तो इस तरीके से आर्टिकल अपना यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिबूट, विवेक देबरॉय के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, उसमें वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, और वो भी कहां से, एंशिएंट इंडिया में जो थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, जो मल्टी डिसिप्लिनरी हाई स्टैंडर्ड कोर्सेज अवेलेबल कराते थे, बहुत ज्यादा रिसर्च होती थी, ब्रॉड बेस्ड टीचिंग का एनवायरनमेंट रहता था, वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए, और साथ में इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने बहुत से ग्रेट स्कॉलर्स प्रोड्यूस किए। फॉर एग्जांपल चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ये सारी लिस्ट है जिन्होंने सेमिनल कंट्रीब्यूशन किया है वर्ल्ड नॉलेज में, डाइवर्स फील्ड्स जैसे कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी। मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन का हमारा कोई नैरो इंटरप्रिटेशन था, बहुत ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन था। हमारे यहाँ पर हर एक फील्ड जो आज भी अपनी रेलेवेंस रखते हैं, चाहे वह सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे योगा हो, चाहे नेविगेशन हो, चाहे फाइन आर्ट्स हो, चाहे चेस हो, हर में हमारे यहाँ पर स्कॉलर्स रहे हैं। और इस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वर्ल्ड नॉलेज बेस को एक्सपेंड करने में, और आज भी उसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड की डिफरेंट एजुकेशन कल्चर्स में देखा जा सकता है। इंडियन कल्चर और फिलॉसफी जो है, उसका इन्फ्लुएंस हमेशा से वर्ल्ड लेवल पे रहा है। ये चीज़ बताई गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो अभी डॉक्यूमेंट आया है जुलाई लास्ट में। तो कितना हम जानते हैं हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इनके बारे में? क्या उनका एडमिशन प्रोसेस था? कुछ नहीं पता। क्या उनका फंडिंग प्रोसेस हुआ करता था? कहाँ से उनको पैसा मिलता था? ये भी एक अपने आप में सवाल है। इसके अलावा क्या उनके पास में सब्जेक्ट होते थे, किस तरीके से, और क्या डिग्रीज वो ऑफर करते थे, उसके बारे में। ऐसे ही किस तरीके की गवर्नेंस स्ट्रक्चर हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ये आज भी वर्ल्ड में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए ये सवाल हमेशा से रेलेवेंस रखते हैं, हमेशा से ये सवाल खड़े रहते हैं कि इनका जवाब ढूंढा जाए। यही सवाल अपन एंशिएंट जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें देख सकते हैं, जिनके बारे में हमें इतना ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो जानकारी हमें होनी चाहिए, जो नॉलेज हमें होना चाहिए, इसके बीच में गैप कहाँ से आया। वो गैप आता है इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जब इंडिया में शुरू हो जाता है। 1882 में एक एजुकेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और उस एजुकेशन कमीशन का नाम क्या था? हंटर कमीशन। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में नाम आता है, ठीक है, याद रखना अपने को। तो इस एजुकेशन कमीशन ने एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, इस सेगमेंट को डिसमिस ही कर दिया था।
बेसिकली यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कमीशन ने डिसमिस नहीं किया था, वो रूलिंग जो चल रही थी ना ब्रिटिशर्स की, जो खुद की डोमिनेंस बताना चाह रहे थे, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया को अंडरमाइन करना चाह रहे थे, क्योंकि जब तक आप किसी को साइकोलॉजिकली एक तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे तब तक आप उसको अपने अंडर में सबॉर्डिनेट ही बना नहीं सकते। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं ये चीज़ एजुकेशन सिस्टम में भी अप्लाई की थी इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने। तो कमीशन ने ये कहा था कि आप अगर देखो तो अगर मेडिवल पीरियड की जो यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ थी, उन यूनिवर्सिटीज़ में भी नालंदा का जो इफ़ेक्ट था वो देखा जा सकता है, किस तरीके से स्टूडेंट्स में झील होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे उनका इम्पैक्ट मेडिवल पीरियड के टाइम पे जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ थी उन पे भी देखा जा सकता है, ये बोला था कमीशन ने। पर वही बात, गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ब्रिटिशर्स थे। तो अगर एवरेज एजुकेटेड इंडियन की तरह अगर अपन सोचें ना, तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ थी एंशंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो उनको कहीं ना कहीं लिमिटेड वे में कोट किया गया था 1882 में, और नॉन नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तो नॉलेज ही नहीं रहा। जैसे कि और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं बताऊं, जैसे कि जगदला, उदांतपुर, सोमपुर, तो एक एवरेज एजुकेटेड इंडियन के पास में जो नॉलेज होनी चाहिए थी वो डिक्लाइन कर रही थी। हमें लगभग बहुत हद तक भूल चुके थे कि जो तक्षशिला जो 600 BCE के टाइम पे अपनी खुद की एजुकेशन प्रोवाइड करती थी, चाणक्य, ठीक है, वहीं पे प्रोफेसर थे वो। ऐसे ही 12th सेंचुरी तक नालंदा, विक्रमशिला जैसी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने जो काम किया उसको हम भूल चुके थे। उसकी वजह क्या रही? वजह सिर्फ एक, बीच में ये ब्रिटिशर्स का आना, और उन्होंने पहली बार हमारे यहाँ पर खुद की डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया। 1835 में थॉमस मैकॉले का खुद ने एक मिनट ऑन एजुकेशन डिक्लेयर किया था। यह फर्स्ट पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की कि किस तरीके से इंडियंस के माइंड को, उनके टेस्ट को इस तरीके से बनाया जाए कि वो इंग्लिश हो जाए। कहने का मतलब बॉडी तो दिखने में इंडियन, पर वो अंदर से जो है वो इंग्लिश हो जाए। वो चीज़ करने के लिए थॉमस मैकॉले ने अपने खुद का एक मिनट ऑन एजुकेशन दिया था 1835 के टाइम पे। इस टाइम पे एक ग्रेट इंडियन एजुकेशन डिबेट शुरू हो गया ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच में, और यह कंट्रोवर्सी के तौर पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकल के आया। जिसमें ओरिएंटलिस्ट थे, उनका तो ये मानना था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ही हमें प्रमोट करना चाहिए, यहाँ की जो सोसाइटी है इसी को अपहेल्ड करना चाहिए। जबकि एंग्लिसिस्ट जो थे, ये मैकॉले जो था एंग्लिसिस्ट ही था, वो ये चाह रहे थे कि इंडियन एजुकेशन जो है, इंडियन ट्रेडिशन जो है वो बहुत पुअर है, यहाँ के लोगों को कमज़ोर बनाता है। वजह क्या थी कि अगर आप इंडियंस को ही प्रमोट करके रखोगे उनकी सोसाइटी को लेकर के, तो यहाँ पर हम उनके दिमागों पे रूल कैसे करेंगे, उनको हम कैसे सबॉर्डिनेट बनाएंगे। तो अगर किसी को अगर खराब करनी है किसी की जनरेशन्स को, तो आप उसकी एजुकेशन बिगाड़ दो। तो यही काम किया गया था इस टाइम पे, और एंग्लिसिस्ट जो थे वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर गए। वजह क्या थी? क्योंकि जब 1835 में ये मिनट ऑन एजुकेशन आया था, उस टाइम पे ओरिएंटलिस्ट के पास में नॉलेज ही कितना था इंडिया की जो एंशिएंट लिटरेचर है, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में। क्योंकि 1785 के बाद में तो ट्रांसलेशन शुरू हुए थे, और बिना ट्रांसलेशन के अंग्रेजों को कहाँ से समझ में आता कि कहीं भाई जो ओरिएंटलिस्ट थे उनको क्या पता था कि कितना नॉलेज है यहाँ इंडिया में। संस्कृत में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे उनमें कालिदास की जो शकुंतला अभिज्ञान शकुंतलम जो थी वो बुक, भगवत गीता, इनका ट्रांसलेशन ही 1785 में हुआ, तब जाकर के उनको कितना नॉलेज हुआ, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आती है वो ये कि आप यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट मत देखो इंग्लिश या मदर टंग के बीच में। ये मैंने एक्सेप्ट्स लिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट से निकाले हैं, क्योंकि राइटर तो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करने लग गए कि मुझे संस्कृत और अरेबिक का इतना नॉलेज नहीं है, पर मैं वेस्टर्न कल्चर के बारे में बहुत हद तक जानता हूँ क्योंकि मैंने ट्रांसलेटेड बुक्स बहुत सारी पढ़ी हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बोला जा रहा है ना कि हमारी मदर टंग को हम इंक्रीज करें इंग्लिश के अगेंस्ट में, या फिर इन दोनों के बीच में एक डिबेट सा चल पड़ा है दोनों लैंग्वेजेस को लेकर कि मदर टंग और इंग्लिश के बीच में। तो इशू ये नहीं है, इशू है कि हम हमारी हिस्ट्री, हमारी रूट्स, हमारी कल्चर, हमारी लेगेसी और हमारी लैंग्वेज को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमें हमारी खुद की लेगेसी, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पता होगा
तो हम और एम्पावर्ड फील करेंगे। खुद को जब कहीं पर भी रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत होगी तो हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जो कि ओरिएंटलिस्ट ने डिफेंड करने की कोशिश की पर उनके पास में एक्सपर्टाइज नहीं थी। संस्कृत को इसी तरीके से एक तरीके से कंसिडर करके छोड़ दिया गया कि भाई इसमें तो केवल धर्मशास्त्रों के बारे में लिखा हुआ है, जबकि संस्कृत ने सारे डिसिप्लिन्स अपन ने देखे, आर्किटेक्चर हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, मैथमेटिक्स हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, हर फील्ड में एजुकेशन संस्कृत के थ्रू ही थी। पर हुआ क्या, हमारे सिस्टम में क्या था कि लर्न करो और उनको आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करो। मैन्यूस्क्रिप्ट भी बहुत सारी थी, उनको भी कन्वर्ट नहीं किया गया प्रॉपर वे में, अच्छी तरीके से प्रिजर्व नहीं किया गया। हाँ, ये बात ठीक है। फिर 1904 में आते आते जो चाणक्य की, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमें ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सीख कर रही है, जो टारगेट है इसका, वो इसको रीबूट करती है। जैसे कंप्यूटर को रीबूट करते हो ना आप, शुरू में जो भी अपडेट्स हैं वो लो, स्टार्ट करो, एग्जैक्टली दैट थिंग ये फोकस करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब, जो ब्रिटिशर्स ने एक जो गैप क्रिएट किया था ना, उस गैप को खत्म करना एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टारगेट हो गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल अपना यहीं खत्म होता है और इसी के साथ डिस्कशन भी अपनी यहीं खत्म होती है। थैंक यू।